मैं डॉक्टर राजपाल, राजकीय महाविद्यालय हिसार। आज हम प्रयोगवाद या नई कविता का युग विषय पर चर्चा करेंगे। प्रगतिवाद काव्यधारा 1936 से लेकर 1943 के अल्प समय तक ही जीवित रही। उसके उपरांत हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का जन्म हुआ। प्रगतिवाद एक प्रकार से मार्क्सवाद का ही साहित्यिक संस्करण है। यह भारतीय परंपरा के अनुकूल नहीं। शिल्प सौंदर्य के प्रति भी प्रगतिवादी कवियों में उदासीनता ही वर्तमान थी। अतएव प्रगतिवाद का ह्रास तथा प्रयोगवाद का जन्म हुआ। इधर द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप जीवन अपनी सहज सरलता खो चुका था। मानव मूल्यों में अस्थिरता आने लगी थी। पुरानी मान्यताएं और आस्थाएं टूट रही थी। चारों ओर बिखराव नजर आ रहा था। यह बिखराव आधुनिक युग की समस्या थी, जिसे आधुनिक कवियों तथा लेखकों ने अनुभव किया। सन 1943 में प्रकाशित तार सप्तक में इन्हीं नए भाव बोध के सतर तथा यथार्थ के नए धरातल को अभिव्यक्ति मिली। तार सप्तक से ही प्रयोगवाद का प्रारंभ होता है। प्रयोगशीलता की प्रवृत्ति पंथ और निराला में भी मिलती है, परंतु स्वदेशीय प्रयोगशीलता का सामूहिक प्रयास तार सप्तक से ही प्रारंभ होता है। इसके स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे। प्रयोगवाद के स्वरूप के संबंध में इस कविता धारा के उन न्यायकों ने अपने मत इस प्रकार प्रकट किए हैं। आगे का कहना है, प्रयोगशील कविता में नए सत्यों या नई यथार्थताओं का जीवित बोध है। उन सत्यों के साथ नए रागात्मक संबंध भी और उनके पाठक या सहृदय तक पहुंचने वाली साधारणीकरण की शक्ति है। इसी प्रकार धर्मवीर भारती इसी विषय में लिखते हैं, प्रयोगवादी कविता में भावना है, किंतु हर भावना के आगे एक प्रश्न चिन्ह लगा है। इसी प्रश्न चिन्ह को आप बौद्धिकता कह सकते हैं। प्रयोग का लक्षण बतलाते हुए गिरिजा कुमार माथुर कहते हैं, प्रयोगों का लक्ष्य है व्यापक सामाजिक सत्य के खंड अनुभवों का साधारणीकरण करने में कविता को भावानुकूल माध्यम देना, जिसमें व्यक्ति द्वारा इस व्यापक सत्य का सर्वबोधगम्य प्रेषण हो सके। इस प्रकार प्रयोगवाद के विषय में जो विचार दिए गए हैं, उनमें यद्यपि प्रयोगवाद का स्वरूप स्पष्ट नहीं होता, फिर भी इतना अवश्य स्पष्ट है कि प्रयोगवादी काव्यों में नई भाव भूमियाँ हैं और उनकी व्यक्ति के लिए नए नए शैलीगत तथा व्यंजनागत प्रयोग है। प्रयोगवाद का नामकरण। प्रयोगवाद नामकरण में स्पष्टता एवं सार्थकता नहीं। साहित्य में प्रयोग तो सदा होते ही रहते हैं। पृथ्वीराज राजसू से लेकर हिंदी के प्रगतिवादी काव्यों तक हिंदी साहित्य में नए नए शिल्पगत प्रयोग होते ही रहे हैं। फिर इसे ही प्रयोगवाद का नाम क्यों दिया जाए? इस विषय में यही कहा जा सकता है कि प्रयोगवादियों की प्रयोगशीलता स्वदेश्य है। यद्यपि स्वयं प्रयोगवादी इस नाम से संतुष्ट नहीं थे। अतः सन 1942 में प्रकाशित 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कवियों ने प्रयोगवाद शब्द से असंतोष प्रकट किया। बाद में प्रयोगवाद के स्थान पर नई कविता नाम से प्रकाशित होने लगे। अब तो प्रयोगवाद के स्थान पर नई कविता नाम ही अधिक प्रचलित हो रहा है। यद्यपि यह नाम भी किसी प्रवृत्ति का सूचक नहीं, अस्तु प्रयोगवाद का विकसित रूप नई कविता में मिलता है। नई कविता में आशा और निराशा दोनों का ही चित्रण है। प्रयोगवाद में निराशावाद का स्वर ही प्रमुख था। दिनकर का नई कविता के विषय में कहना है, वह आदि से अंत तक शुद्ध साहित्यिक आंदोलन है और इसका मुख्य ध्येय काव्य एवं कला संबंधी हमारी धारणाओं को परिवर्तित करना है। नई कविता को अनेक आधुनिक कवियों ने विकसित किया है, जिनमें सर्वश्री अगे, गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, गजानन माधव मुक्तिबोध,
भवानी प्रसाद मिश्र, भारत भूषण अग्रवाल, नेमी चंद्र जैन, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय, रमेश कुंतल मेघ आदि का नाम भी मुख्यतः लिया जाता है। नई कविता की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। आधुनिक हिंदी की नई कविता का कथ्य परंपरा से भिन्न है। इसमें नया भावबोध तथा यथार्थ के नए धरातल हैं। नई कविता में आज के विखंडनकारी तथा मंगलकारी दोनों तत्व यंत्र तंत्र मिलते हैं। नई कविता में निराशा। नई कविता में मनुष्य की असहायता, विवशता और अकेलेपन के कारण, मानव मूल्यों के विखंडन के कारण, सामाजिक विषमताओं तथा युद्ध के भयंकर परिणामों के कारण निराशा का अत्यधिक चित्रण है। कवि अपने चारों ओर प्रश्न ही प्रश्न देखता है और पर उसके पास उनका उत्तर नहीं है। प्रश्न तो बिखरे यहाँ हर ओर हैं, किंतु मेरे पास कुछ उत्तर नहीं है। इस तरह से प्रश्नों की व्यापकता, विकटता आदि कारण नया कवि निराशावादी बन गया है। युद्ध की आशंका के कारण गिरजा कुमार माथुर जीवन की निरस्ता को देख निराशावादी भावनाएं व्यक्त करते हैं। जब जगत को चाहिए फुलवारियां, हो रही तब युद्ध की तैयारियां, फिर धरा सीता समाई जा रही, फिर अमृत संस्कृत समाई जा रही। इसी प्रकार नई कविता में आस्था और विश्वास। नई कविता में अनास्था, अविश्वास तथा निराशा के अतिरिक्त आशा, विश्वास और आस्था का स्वर भी है। आरंभ में उसमें निराशा का खुलकर चित्रण हुआ है, परंतु बाद में आशा और विश्वास कविता के सबल बन गए। आगे का विश्वास है कि आस्था न कांपे मानव फिर मिट्टी का भी देवता हो जाता है। यह आशावाद निसंदेह नई कविता में स्वस्थता का प्रतीक है। नई कविता में नास्तिकता भी देखने को मिलती है। बौद्धिक एवं वैज्ञानिक युग से संबंधित नई कविता में भावनात्मक दृष्टिकोण से विरोध दिखता है। नई कवि का ईश्वर, नियति, मंदिर, देवी, व्यक्तियों एवं स्थानों में विश्वास नहीं। आधुनिक कवि स्वर को नरक का अस्तित्व नहीं मानता। भारत भूषण अग्रवाल निम्न पंक्तियों में देवता का उपहास करते हैं। रात मैंने एक सपन देखा, मैंने देखा कि मेनका अस्पताल में नर्स हो गई है और विश्वामित्र ट्यूशन कर रहे हैं, उर्वशी ने डांस स्कूल खोल लिया है, गणेश टॉफी खा रहे हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि नई कविता में क्षण का भी बहुत महत्व है। नई कविता नया कवि क्षण विशेष की अनुभूति को विशिष्ट मानता है। वह क्षण में ही संपूर्णता का दर्शन करता है। एक क्षण क्षण में प्रवाहमान व्यापक संपूर्णता, इसमें कदापि बड़ा नहीं था महबुद्धि जो पिया था अगस्त्यस ने। आगे ने बड़ी सुंदर शब्दों में व्यक्त किया। क्षणों की अनुभूति के समावेश से इस कविता में व्यवस्था एवं विरोधी प्रवृत्तियां एक साथ समाविष्ट हो गई हैं। धर्मवीर भारती कविता में विरोधी अनुभूतियों का सुंदर समन्वय हमें मिलता है। इसी प्रकार हम देखते हैं भोगवाद और वासना। नई कविता में भोग और विलास का स्वर भी मुख्य है। आध्यात्मिक दृष्टि से अभाव के कारण नया कवि खाओ पियो और मौज उड़ाओ के सिद्धांत का पक्षपाती है। कहीं कहीं उसके लोक मर्यादा का भी उल्लंघन किया। उसके लिए शारीरिक सौंदर्य वरदान है, आध्यात्मिक सौंदर्य की उनमें उपेक्षा की है। इस तरह नई कविता से समाज में अनैतिकता एवं अराजकता का वातावरण होता है, जो समाज के लिए हितकारी नहीं है। प्रयोगवाद के आधार स्तंभ आगे भी शारीरिक सुख के लिए नारी को आवाज लगाते हैं। प्यार है अभिशप्त, तुम कहाँ हो नारी। नई कविता में बधेश का चित्रण भी किया गया है। नई कविता ने उन सभी विषयों को कविता में स्थान दिया है जो अब तक उपेक्षित थे। ऐसे नए विषयों का समावेश से नई कविता में अनेक जगह बधेश का चित्रण प्राप्त होता है। नई कविता का इस विषय में कथन है कि घिनौनी वस्तुओं से सौंदर्य देखने के लिए विशेष साधना अपेक्षित है। बधेश का चित्रण नई कविता की अपनी विशेषता है। आगे की कविताओं से उदाहरण हमें मिलते हैं। उदाहरण द्रष्टव्य है। निकटतर धसती हुई छत, आड़ में निर्वेद, मूत्र सिंचित मृतिका के वृत्त में
तीन टांगों पर खड़ा नवग्रीव, धैर्य धैर्य धन इसी प्रकार चिर परिचित वास्तविकताएं। नई कविता में छायावादी अलौकिकता, वायवीपन तथा आदर्शवादिता के दर्शन पर लौकिकता, यथार्थवादिता तथा वास्तविकता का चित्रण हुआ है। अति यथार्थवादी प्रवृत्ति के कारण नई कविता में चूड़ी का टुकड़ा, चाय की प्यालियाँ, बाटा की चप्पल, वेटिंग रूम, दाल, तेल, लकड़ी आदि दैनिक प्रयोग की वस्तुओं को वर्ण विषय बनाया गया है। बम्बई का कलरव कविता में अनंत कुमार पाषाण कहते हैं कि दिन मर गया है, मैं भाई मर गया हूँ। हींग और हल्दी से वासित मेरी बीबी मगर जिंदा है और उसके पेट में कुछ और नई जिंदगी है। मेरा कोट फटा है, उसने ही सिया है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि नई कविता और व्यंग, अधिकांश नई कवियों ने व्यंग का सहारा लेकर आज के जीवन और सभ्यता का मार्मिक वर्णन किया है। श्रीकांत वर्मा की नगरहीन मन शीर्षक कविता में आज के नागरिक जीवन की रिक्तता, स्वार्थपरकता एवं छल कपट का चित्रण बड़ी सफलतापूर्वक व्यंग शैली में किया गया है। आगे की कविता सांप में भी शहरी समाज पर करारा व्यंग है। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं न होगे, मगर बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं उत्तर दोगे, फिर कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया। इस कविता में सांप के माध्यम से विषाक्त नागरिक जीवन पर मार्मिक व्यंग किया गया है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि नई कविता में व्यष्टि और समष्टि का भी चित्रण किया गया है। नई कविता का केंद्र बिंदु व्यक्तिवाद है। उनका यह अभिप्राय नहीं कि नए कवि को समष्टि के प्रति आग्रह नहीं है। नए कवियों में व्यष्टि और समष्टि का समन्वय है। उसका मूल स्वर व्यक्ति की स्वतंत्रता अवश्य है, पर इस मूल स्वर के इर्द गिर्द वह सामाजिकता को भी स्थान देता है। वह सामाजिक समस्याओं का समाधान व्यक्ति के माध्यम से करता है। समष्टि हित के लिए कवि अपने व्यक्तिवाद तथा अहं का विसर्जन करने को भी तत्पर। आगे का अकेला मधमाता दीपक अहं का प्रतीक है। उसे वे समाज को समर्पित करने के लिए कहते हैं। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मधमाता पर, इसको भी पंक्ति दे दो। इसी प्रकार से नई कविता में वाद मुक्त कविता। प्रारंभिक प्रयोगवादी कविताओं में कहीं कहीं मार्क्सवाद का प्रभाव है, परंतु प्रयोगवाद न तो मार्क्सवाद और न ही अन्यवाद विशेष को लेकर चला। आचार्य नंदलाल वाजपेयी के शब्दों में वादी प्रवृत्तियां घटती और उतरती जा रही है। हमारी दृष्टि में नई कविता के भविष्य को संवारने के लिए सज्जित करने वाला यही प्रधान उपकरण है। इसी प्रकार रामेश्वर बहादुर सिंह की निम्नलिखित पंक्तियों से द्रष्टव्य है। अमेरिका का लिबर्टी स्टैचू मुझे उतना ही प्यारा है जितना कि मॉस्को का लाल सितारा। मेरे दिल में पेकिंग की स्वर्ग महल के लिए भी मक्के और मदीना से कम इज्जत नहीं है। इस प्रकार नई कविता का सबसे बड़ा योगदान उसकी मतवादी धरातल का परित्याग कहा जा सकता है। वस्तु पक्ष और विषय पक्ष के साथ साथ हम प्रयोगवादी और नई कविता में शिल्प पक्ष को भी उजागर करते हैं। वस्तु पक्ष की तरह नई कविता में शिल्प पक्ष की विविधता एवं विचित्रता भी मिलती है। भाषा, छंद, बिंब विधान, प्रतीक, योजना तथा उपमानों का चयन, सभी क्षेत्रों में नवीनता मौलिकता का परिचय नए कवियों ने दिया है। चाहे वह भाषा व शब्द हो, छंद विधान हो, प्रतीक योजना हो, बिंब विधान हो, नए नए उपमान हो। इसी प्रकार से उन्होंने नए नए प्रयोग अपने काव्य में किया। नए कवियों ने अपनी कविताओं में आग्रह के साथ नए बिंबों और उपमानों की योजना की है। उनकी दृष्टि में पुराने उपमान मैले पड़ गए हैं और नए भावों को व्यक्त करने में समर्थ नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि विशेषताओं के उपरांत हम नई कविता की अपनी दुर्बलताएं और सबलताएं दोनों हैं।
नई कविता में निराशा की भावना, अनास्था और अविश्वास का चित्रण, भोगवाद और वासना की व्यक्ति, नास्तिकता, गद्यात्मकता, अत्यधिक बौद्धिकता इनकी दुर्बलताएं हैं। और नई कविता में व्यंग, यथार्थ चित्रण, समष्टिवाद, आस्था और विश्वास का स्वर उनकी विशेषता कही जा सकती है। वादमुक्ता इनको सबसे बड़ी विशेषता है। इस प्रकार सीमाएं होते हुए भी नई कविता का भविष्य उज्जवल है। आचार्य नंद दुराय वाजपेयी के शब्दों में, परिस्थितियों के बदलाव से नई कविता की दिशा बदलती है और क्रमशः अधिक सारवान वस्तुएं वहाँ प्रवेश पा रही है। धन्यवाद। जय हिंदी, जय हिंद।